तो चलिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जो शायद सच हो जाए। हम बात कर रहे हैं 2026 के एक काल्पनिक ईरान युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जिसमें दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की ताकत थी। तो आइए इस पूरे रणनीतिक भूचाल को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1 तारीख से, 28 फरवरी 2026। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल उठा। ये वो तारीख थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ने की ताकत रखी। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो हुआ ये कि इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक चौंकाने वाला सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से इसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे कहा ऑपरेशन लायंस रोर। अब ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ये उनके इरादों का एक खुला ऐलान था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सीमा विवाद या कोई झड़प नहीं थी। नहीं, इस बार लक्ष्य बिल्कुल साफ था। सत्ता परिवर्तन, मतलब रिजीम चेंज। जैसा कि उस वक्त के अमेरिकी और इजरायली नेताओं के बयानों से साफ था, उनका मकसद ईरान की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे? मतलब अचानक तो ये सब हुआ नहीं होगा। हमले से ठीक पहले के उन 8 महीनों में आखिर ऐसा क्या क्या हुआ था जिसने इस आग को इतना भड़का दिया? असल में इस युद्ध की नींव तो कई महीने पहले ही रखी जा चुकी थी। देखिए, जून 2025 में एक हवाई हमला हुआ था जिसने ईरान को सैन्य रूप से काफी कमजोर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? देश के अंदर आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और फिर जब जिनेवा में डिप्लोमेसी की आखिरी कोशिश भी फेल हो गई, तो समझिए कि शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब एक तरफ तो सड़कों पर संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ एक और जंग छिड़ी हुई थी, इंफॉर्मेशन वॉर, मतलब आंकड़ों की लड़ाई। ईरानी सरकार कह रही थी कि कुछ 3000 लोग मारे गए। वही मानवाधिकार समूह ये आंकड़ा 7000 बता रहे थे। और अमेरिका का दावा तो इन सबसे कहीं ज्यादा, लगभग 32000 का था। इन आंकड़ों के बीच का फासला देखिए, इसी से पता चलता है कि संकट कितना गहरा था। तो चलिए अब खुद इस हमले की बनावट को समझते हैं। ये कोई पारंपरिक हमला नहीं था कि बस मिसाइलें दागीं और बम गिराएं। नहीं, ये एक मल्टी डायमेंशनल हमला था, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ। और इसका एक सबसे बड़ा हथियार था साइबर वॉरफेयर। मकसद था ईरानी सरकार को हर तरफ से घेर लेना। और हमले का दायरा वाकई बहुत बड़ा था। तेहरान में लीडरशिप के ठिकानों और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इस्फहान में जहां उनकी मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहां हमला हुआ। यहां तक कि करमान शाह के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सेंटर्स तक, मतलब ईरान के हर उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को टारगेट किया गया जहां से वो पलटवार कर सकते थे। और यहीं पर इस हमले की सबसे खास बात सामने आती है, एक नई रणनीति जिसे साइबर काइनेटिक वॉरफेयर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, फिजिकल और डिजिटल हमला एक साथ, एक ही समय पर। मतलब जिस पल ईरान पर मिसाइलें गिर रही थीं, ठीक उसी पल उनके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिजिटली ठप कर दिया गया। सोचिए, वो पूरे तरह से अंधेरे में थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। और इस साइबर काइनेटिक हमले का असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, सिर्फ 4%। हमले के बाद पूरे ईरान में सिर्फ 4% इंटरनेट चल रहा था। एक तरह से देशव्यापी डिजिटल ब्लैकआउट। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेना, सरकार, कमांडर, कोई किसी से संपर्क नहीं कर सकता। और जब आप संपर्क ही नहीं कर सकते, तो जवाबी कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ईरान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ये सच है कि वो अमेरिका और इजराइल का आमने सामने की लड़ाई में मुकाबला नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब लड़ाई को अपनी सीमाओं से बाहर ले जाओ और दुश्मन को वहां उलझाओ जहां वो कमजोर है। और ईरान की ये रणनीति क्या थी? दुश्मन को नहीं, दुश्मन के दोस्तों को निशाना बनाओ। तो उन्होंने अपनी बची खुची मिसाइलों का मुंह घुमा दिया खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस की तरफ। बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, कतर का अल उदीद एयरबेस, यूएई में अल दफरा, कुवैत में अली अल सलेम, ये सब निशाने पर आ गए। ये ईरान का एक साफ संदेश था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ ही ईरान ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेल दिया। उसने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिवेट कर दिया, मतलब अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को। नतीजा, इजराइल पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार होने लगी। इराक में उसके समर्थक गुड एक्टिव हो गए। और यमन में हूती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि वो रेड सी में फिर से हमले शुरू कर रहे हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में ये लड़ाई एक पूरे रीजनल वॉर में तब्दील हो गई।
अब जब लड़ाई इस लेवल पर पहुंच जाए तो इसका असर सिर्फ उस रीजन तक सीमित नहीं रहता। इस युद्ध की आग की लपटें मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगी। खासकर ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका सीधा असर पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का सबसे बड़ा तुर्क का इक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो तंग समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की सांस रोक सकता है। और हुआ भी वही। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, इसका असर पूरी दुनिया के पेट्रोल पंप पर महसूस होने लगा। तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो तेल का भाव $91 प्रति बैरल तक जा सकता है, और इसका सीधा मतलब था एक ग्लोबल मंदी का खतरा। इस संकट को लेकर पूरी दुनिया साफ तौर पर बंट गई थी। एक तरफ यूरोप और यूएन थे जो बस शांति की अपील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एनर्जी संकट और रिफ्यूजी प्रॉब्लम का डर था। वहीं दूसरी तरफ थे रूस और चीन, जिन्होंने इस मौके में अपना फायदा देखा। रूस ने खुलकर अमेरिका को हमलावर ठहराया, और चीन ने उसने शांति की बात तो की, लेकिन साथ ही साथ ईरान को मदद पहुंचाकर इस रीजन में अपनी जगह और पक्की कर ली। तो आखिर में लौटकर उसी सवाल पर आते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन का मकसद क्या था। ये दरअसल एक बहुत बड़ा दांव था, एक जुआ। अमेरिका और इजराइल की थ्योरी ये थी कि अगर हवाई हमलों से ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए तो वहां की जनता खुद ही सड़कों पर उतर आएगी और अपनी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मतलब सत्ता परिवर्तन हवा से। लेकिन हर बड़े एक्शन के कुछ दूरगामी नतीजे भी होते हैं। तो इस युद्ध के वो नतीजे क्या हो सकते हैं? सोचिए, अगर किसी तरह ईरानी सरकार बच जाती है तो वो क्या करेगी? वो अपनी सुरक्षा की आखिरी गारंटी के तौर पर परमाणु बम बनाने की तरफ भागेगी। दूसरी तरफ खाड़ी के देश अमेरिका पर से अपना भरोसा खो देंगे और चीन जैसे नए पार्टनर्स ढूंढेंगे, और पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में दो अलग अलग गुटों में बंट जाएगी। तो इस पूरे सैन्य टकराव के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये सब एक नए मिडिल ईस्ट की शुरुआत है, या फिर ये इस इलाके को अराजकता के एक ऐसे नए दौर में धकेल देगा जो पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा?